हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो छठवां चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या इसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, सर्च जो हुई है जेनेटिक मटेरियल के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ना है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जब उन्होंने जीन को एक फैक्टर नाम दिया जो रेगुलेट करता है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को, उस समय जो क्लियर नहीं था उस समय, उसके बाद 100 सालों तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और पता लगा कि आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो पता चला कि डीएनए ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है डीएनए आरएनए जो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दोनों पाए जाते हैं एक लिविंग सिस्टम में। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ठीक, और जो आरएनए होता है ये भी एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है कुछ वायरसेस में। ठीक, मोस्टली, लेकिन आरएनए का काम क्या होता है, एक मैसेंजर की तरह यहाँ से मैसेज वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। इसके और भी सारे रोल होते हैं, जैसे एडाप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल काम होता है इसका, कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। ठीक है, कह रहा है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक, और डीएनए से आरएनए बना, ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर आरएनए से अमीनो एसिड प्रोटीन का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक, तो इसी बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो अगला पॉइंट हमारा जो है डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। जो लेंथ होती है डीएनए की डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कि उसमें बेस पेयर कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जा रहे हैं। ठीक, कह रहा है दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल दे रहा है बैक्टीरियोफेज 5 into 174 जो होता है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 5306 न्यूक्लियोटाइड। जो बैक्टीरियोफेज लाम्डा होता है उसमें 48502, 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। स्केरिसिया कोलाई जो हो गया इसमें 4.6 into 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। हेप्लॉइड कंटेंट जो होता है ह्यूमंस का डीएनए का उसमें 3.3 into 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन की, तो कहा जाता है एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा उसमें, पेंटोस शुगर, ठीक, राइबोज होगा तो आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोज जो पेंटोस शुगर है तो ये डीएनए में होगा, और तीसरा जो है फॉस्फेट ग्रुप है। कह रहा है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें एडिनिन और गुआनिन आते हैं, और जो पिरिमिडिन्स होता है उसमें सिस्टीन सिस्टीन या साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आते हैं। जो साइटोसिन होता है कॉमन होता है दोनों में, डीएनए और आरएनए में, और जो थायमिन होता है ये डीएनए में ही पाया जाता है, और यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन। कह रहा है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं लिंक होते हैं पेंटोस शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। जब एक नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा पेंटोस शुगर के साथ, वो फॉर्मेशन करेगा एक न्यूक्लियोसाइड का, और इसे कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। न्यूक्लियोसाइड जो होता है जैसे एडिनोसिन हो गया या डी ऑक्सी एडिनोसिन हो गया, ग्वानोसिन हो गया, डी ऑक्सी ग्वानोसिन भी इसे कहते हैं, साइटिडीन हो गया या डी ऑक्सी साइटिडीन हो गया, यूरिडीन हो गया या डी ऑक्सी थाइमिडीन भी इसे कहते हैं।
ठीक, कह रहा है जब पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप है लिंक करता है न्यूक्लियोसाइड के 5th OH के पोजीशन पे फास्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, जब 5वें पोजीशन पे न्यूक्लियोसाइड के OH ग्रुप से अटैच होगा एक फास्फेट ग्रुप, तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोटाइड जैसे हो गए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डिपेंड अपॉन द कि शुगर कौन सी पाई जाती है, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड हो। कह रहा है दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 3:5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज से डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डाई ट्राई पेंटा या पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है। 5 फॉस्फेट मोइटी शो कर रहा है, उधर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो कर रहा है। तो 3 to 5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज पाया जाता है एक न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो 5 एंड ऑफ शुगर होता है, जिसे 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहा जाता है, और एक शुगर का जो तीसरा OH पोजीशन होता है वो भी फ्री होता है, इसे 3 एंड कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ठीक है, जो बैकबोन होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो बनता है शुगर और फॉस्फेट से। ठीक, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं लिंक करती है शुगर मोइटी से और प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन के साइड। कह रहा है इन आरएनए जो होता है उसमें कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के पास एडिशनल रेसिड्यू पाया जाता है OH ग्रुप, जो सेकंड पोजीशन पे पाया जाता है राइबोज, ये बस आरएनए में ही पाया जाएगा। कह रहा है इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन। आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल, और थायमीन का जो केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है, केमिकल नेम है थायमीन का। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसको बताया था सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में, और इन्होंने इनका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक, कह रहा केमिकल लिमिटेशन की वजह से ये जो लॉन्ग पॉलीमर होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनमें, और लॉन्ग पॉलीमर की वजह से जो इनकी डिस्कवरी स्ट्रक्चर के बारे में थी, इसमें बहुत लंबा समय लग गया। 1869 में इन्होंने बताया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने, कैसे न्यूक्लिन नाम दिया था डीएनए को। उसके बाद 1959 में साइंटिस्ट आए जॉन वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पे जो प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उनका डाटा आया था, उनका ये थ्योरी थी। इन्होंने एक सिंपल लेकिन फेमस डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का। ठीक, और इसका हॉलमार्क क्या था इस डबल हेलिक्स मॉडल का? कि जो बेस पेयरिंग होती है, दो न्यूक्लियोटाइड, दो स्ट्रैंड होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, उनके बीच बेस पेयरिंग पाई जाती है। और ये प्रोपोजिशन बेस्ड हुई था ऑब्जर्वेशन के इरविन चारगाफ के। ये कहते हैं कि जो रेशियो होता है एडेनिन और थायमीन का, ठीक, और गुआनिन और साइटोसिन का, कांस्टेंट होता है और इक्वल टू होता है 1 के बराबर। मतलब एडेनिन इक्वल टू थायमीन और गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन, ये कांस्टेंट होता है इनका रेशियो और 1 के बराबर होता है। ठीक, बेस पेयरिंग से यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट की तरह फॉर्म करे और एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन या सिंथेसिस करने लगे, तो जो दो डबल स्ट्रैंड होती है डीएनए, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगी, और वो जो दोनों डॉटर डीएनए होगा वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंटल डीएनए के। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है साइलेंट फीचर क्या था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का? कह रहा है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना था, और जो बैकबोन था इसका शुगर फॉस्फेट का,
और जो इसमें बेस थे वो अंदर के साइड में प्रोजेक्शन था इनका। अगला पॉइंट है, दो चेन जो थे एंटी पैरेलल पोलैरिटी थी इनकी। अगर एक चेन की पोलैरिटी 5:3 है तो दूसरे की 3:5 थी। ठीक। तीसरा पॉइंट कह रहा है, जो दो स्टैंड थे वो पेयर थे हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। ठीक है। एडेनिन जो था थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, और इसी का उल्टा भी वाइस वर्सा भी सही है। जो थायमिन है एडेनिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जो गुआनिन था, सिमिलरली देखा जाए तो गुआनिन जो था साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था। तो इससे ये पता चला कि जो प्यूरिन होती है हमेशा अपने अपोजिट पिरिमिडिन के साथ आती है। अगला पॉइंट कह रहा है, दो चेन जो थे क्वाइड थे एक दूसरे के राइट हैंडेड फैशन पे। ठीक। तो इनके हेलिक्स के बीच का जो पिच थी 3.5 नैनोमीटर था। ठीक। और कह रहा है इसमें रफली 10 पेयर आते हैं एक टर्न में 10 पेयर होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है, एक टर्न दिखा रहा है, तो उसमें 10 पेयर पाए जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर हेलिक्स के बीच, बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस निकाली गई, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी 0.3 नैनोमीटर के बराबर है। अगला पॉइंट कह रहा है, जो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन ए डबल हेलिक्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेलिकल की जो थी इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही थी। उसके बाद फ्रांसिस ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया, और इन्होंने कहा कि जेनेटिक का इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है, ठीक, डीएनए से डीएनए में हो सकता है जिसे रेप्लिकेशन कहा गया, डीएनए से आरएनए में जाता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहा गया। इसे दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। क्वेश्चन पूछा भी है एनसीईआरटी नीट के एग्जाम में कई बार। आगे चलते हैं। कह रहा कुछ वायरसेस जो होते हैं जिसमें फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे डीएनए से आरएनए में, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जाता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। अगर आरएनए से डीएनए में जाए तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की देखते हैं हम लोग। कह रहा है जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है 0.3 नैनोमीटर होती है, या अगर मीटर में ले तो वही 0.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर होगी। कह रहा है अगर डीएनए का लेंथ हमें निकालना, एक मैमेलियन सेल के डीएनए का लेंथ कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे पास कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना पाया जाता है एक डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट में? हैप्लॉयड में 3.3 इंटू 10⁻9 पाया जाता है बेस पेयर। तो डिप्लॉयड में कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻9, और दो बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है 0.3 नैनोमीटर होती है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें मिला एक लेंथ जो होती है मैमेलियन सेल की अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर की होती है। ठीक। तो कहा जाता है इतनी लंबी जो इसकी लेंथ होती है, और ये पाया कहाँ जाता है टिपिकल न्यूक्लियस में जिसका साइज क्या होता है 10⁻⁶ मीटर। तो इसकी पैकेजिंग कैसी होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। कह रहा है प्रोकैरियोट जो होते हैं जैसे कि ई कोलाई हो गया, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक। डीएनए जो होता है सेल में स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है। ठीक। डीएनए एक निगेटिवली चार्ज होता है, कुछ प्रोटीन इसको अपने साथ हेल्ड रखे रहती हैं, पकड़े रहती हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें न्यूक्लियाइड नाम दिया गया। ठीक। और जो डीएनए होता है न्यूक्लियाइड में वो ऑर्गेनाइज होता है लूप के फॉर्म में, जिससे प्रोटीन अटैच होती है। ठीक। समझ में आया? अब चलते हैं यूकैरियोट्स में देख रहे हैं। यूकैरियोट में जो यही ऑर्गेनाइजेशन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिस्टोन कहा जाता है, और हिस्टोन पे चार्ज वही जो प्रोटीन होती है उस पे चार्ज क्या होगा जो उसमें एमिनो एसिड रेजिड्यू पाया जाएगा उसके साइड चेन पे जो चार्ज होगा। ठीक।
तो हिस्टोन जो होता है उसमें बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, जो बेसिक अमीनो एसिड उसमें पाया जाता है हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है, और इनका जो साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। हिस्टोन ऑर्गेनाइज होके 8 मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। जैसे कि ये फिगर शो कर रहा है न्यूक्लियोसोम का हिस्टोन ऑक्टामर, बीच में देख रहे हैं डीएनए इसके चारों तरफ रैप किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर जिसे कहते हैं, कह रहा है निगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है इसको रैप करता है, चारों तरफ से लपेटे रहता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर को, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और अंदर वाला जो पार्ट शो कर रहा है हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। ठीक है, कह रहा है एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें कम से कम 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोसोम में जो होता है रिपीटिंग, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोसोम के, जिसे क्रोमैटिन कहा गया है। ये थ्रीड लाइक स्टेन बॉडी न्यूक्लियस में दिखाई देता है अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब, और इस स्ट्रक्चर को कहा गया बीड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया। कह रहा है ये बीड ऑन स्टिंग, जैसे ये फिगर शो कर रहा है, देखिए एम पिक्चर शो कर रहा है फिगर नंबर 6.4 बी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है बीड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिन का, पैक होके एक क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो मेटाफेज स्टेज में कॉइल्ड और कंडेंस होके डिवाइड करता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। कह रहा है पैकेजिंग जो होती है क्रोमेटिन की हायर लेवल में रिक्वायर करती है एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की, हमें और एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत होती है इनकी पैकेजिंग के लिए। तो उसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसे NHC ये फुल फॉर्म भी आता है, और क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कह रहा है इन अ टिपिकल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो क्रोमेटिन होते हैं लूजली पैक होते हैं और स्टेनिंग भी लाइट लेते हैं, तो इन्हें यू क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, और यू क्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इन्हें माना जाता है। और कुछ क्रोमेटिन होते हैं जो डेंसली पैक होंगे और स्टेन भी डार्क लेंगे, तो इन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है, और ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। समझ में आया? चलिए बात करते हैं आगे, सर्च हो कैसे हुआ जेनेटिक मटेरियल की, इसके बारे में हम पढ़ा जाएगा। 1926 में ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात पढ़ी, पहुंच गई मॉलिक्यूलर लेवल तक। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जॉर्ज गैमो, कह रहा है उसके पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था मेंडल का, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो क्रोमोसोम होता है मोस्ट सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन इन्होंने किसी ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि आखिर क्या है ये जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद 1928 में 1928 में साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, कॉलोनी ली, एक जो था स्मूथ और शाइनी कॉलोनी जिसे एस स्ट्रेन कहा गया, और दूसरा जो था प्रोड्यूस करता था रफ कॉलोनी जिसे आर स्ट्रेन कहा गया। कह रहा है बिकॉज ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कोट पाया जाता है आर एस स्ट्रेन की वजह से, और जो आर स्ट्रेन होता है इसमें ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं पाया जाता है। कह रहा है जब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया इस बैक्टीरिया का, कह रहा है जब इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हुआ, डेड हो गया, इन्फेक्शन हो गया निमोनिया से, वो मर गया। ठीक, और जब इन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो था जिंदा ही था। ग्रिफिथ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था इसे हीट किल्ड कर दिया,
और फिर इंजेक्ट किया माइस में, तो इन्होंने पाया कि माइस मरा नहीं, जिंदा ही था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया आर स्ट्रेन जो लाइव वाला था, और इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, और माइस जो था डेड हो गया। तो इन्होंने क्या पाया कि कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफ़र हो रही है एस आर बैक्टीरिया में, जो इसे वायरुलेंट बना दे रही है, जिससे माइस इन्फेक्टेड हो जा रहा है निमोनिया से और उसकी डेथ हो जा रही है। तो इन्होंने क्या पाया कि आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। कुछ ट्रांसफर हुआ है इसमें, जिसकी वजह से जो आर वाला था वायरुलेंट हो गया। ठीक, इन्होंने ये बताया वायरुलेंट हो गया म्यूकस कोट पॉलीसैकेराइड का, और जिसकी वजह से माइस जो था मर गया। नेचर ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का तब भी पता नहीं लग पाया कि आखिर क्या ट्रांसफर हो रहा है जिससे माइस की डेथ हो गई। तो इस बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेल के बारे में जानने के लिए ओसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैक्लॉयड और कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट है 1933 टू 44। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने सोचा थॉट टू बी प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और इन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इन्होंने प्योरीफाइड किया बायोकेमिकल को, प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को। इन्होंने कहा कि द हीट किल्ड सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर इनटू एस सेल। इन्होंने ये पाया कि आखिर वो क्या चीज़ है जो आर स्ट्रैंड को लाइव फॉर्म में चेंज कर रही है एस स्ट्रैंड से ट्रांसफर होके, और इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए अकेला था जो एस स्ट्रैंड के बैक्टीरिया से आर स्ट्रैंड के बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था। इन्होंने ये भी डिस्कवर किया, पाया कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जब इन्होंने लिया प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज, ये अफेक्ट नहीं कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन को। लेकिन जब इन्होंने यूज़ किया डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज, तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जा रहा था। तो इससे ये पता लगा कि इनका कंक्लूजन यहाँ पे आया कि डीएनए इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल, ये डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन उस समय और सारे साइंटिस्ट इससे कन्विंस नहीं हुए इस बात से। ठीक, तो अगला एक्सपेरिमेंट लेके आए, अनइक्विवोकल प्रूफ था। इन्होंने सिद्ध ही कर दिया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। अगला एक्सपेरिमेंट था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चास का 1952 में। इन्होंने अपना वर्क किया था वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। ठीक, इन्होंने अटैच किया बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया से, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो था इंटर किया बैक्टीरिया सेल में। जो बैक्टीरिया सेल थी इसे अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझ के मैन्युफैक्चर करने लगी और सारे वायरस पार्टिकल का। हर्शे और चास ने डिस्कवर किया है वेयर इट वाज। इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि ये क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रहा है या आरएनए जो है वायरस से बैक्टीरिया में जा रहा है। इन्होंने ग्रो कराया वायरस को कुछ मीडियम में जिनके पास रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, और दूसरे मीडियम में ग्रो कराया जिनके पास रेडियोएक्टिव सल्फर था। जो वायरस ग्रो कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस में, उनका डीएनए जो था रेडियोएक्टिव हो गया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। अब प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता इस वजह से। और जिन वायरसों को ग्रो कराया गया रेडियोएक्टिव सल्फर में, ठीक, तो उनका जो प्रोटीन था रेडियोएक्टिव था और डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। ठीक, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 3 प्रोसेस में किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में। पहले इन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव फेज को अटैच किया ई कोलाई बैक्टीरिया से।
इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, वायरल कोड को रिमूव कर दिया गया बैक्टीरिया से ब्लेंडर की हेल्प से। ठीक, फिर क्या हुआ, वायरस पार्टिकल जो थे सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। जो वायरस पार्टिकल थे सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से स्पिनिंग देम सेंट्रीफ्यूगल मेथड के थ्रू। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडिएक्टिव डीएनए वे रेडिएक्टिव। जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किए गए थे वायरस से जिनका डीएनए रेडिएक्टिव था वो रेडिएक्टिव पाए गए। तो इससे ये पता चला डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट वाज पास्ड फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया दैट वेर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडिएक्टिव प्रोटीन वेर नॉट रेडिएक्टिव। और जिनका प्रोटीन रेडिएक्टिव था वो रेडिएक्टिव नहीं पाए गए। इससे ये पता चला कि प्रोटीन नहीं इंटर करता है वायरस से बैक्टीरिया में। इससे ये पता चला कि डीएनए ही है जो ट्रांसफर हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। आप लोग फिगर को देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारा अगला पॉइंट है। तो हर्थे और चास के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, और ये भी क्लियर है आगे चल के हमें ये पता चला कि कुछ वायरसेस जैसे होते हैं उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे टोबैको मोजैक वायरस के भी बैक्टीरियोफेज हो गया। ठीक, और हमें आगे भी पता चलेगा कि डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए फॉर्म एक डायनामिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर और अडॉप्टर का काम करता है। ठीक, कह रहा है ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसे जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है उसे तो फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका, उसमें रेप्लिकेशन होना नेसेसरी है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, और वो केमिकल और स्ट्रक्चरल रूप से स्टेबल हो। और तीसरा है ये इस प्रोवाइड करे स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन, जो उसमें चेंज हो बहुत स्लो होना चाहिए। ये इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट कह रहा है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक, तो आगे चलने पे पता चला हमें जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं दोनों में डुप्लीकेशन होता है, डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन था जो पहले ही क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ साइकिल चेंज होती है, एज चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज होती है ऑर्गेनिज्म की, तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे हमने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में ही देखा, जब उन्होंने हीट किल्ड करके आर स्टेन को इंजेक्ट किया तब भी उसका वायरस जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि डीएनए जो है स्टेबल है, केमिकल और हीट से भी डिग्रेडेड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा प्रेजेंट सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए के, जिससे ये ज़्यादा रिएक्टिव और लेवाइल हो जाता है और इजीली डिग्रेडेड हो जाता है। ठीक, आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक एंड रिएक्टिव माना जाता है। इसीलिए जो डीएनए है केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली जो है मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। तो इन दोनों जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए तो डीएनए जो पाया जाए बेटर जेनेटिक मटेरियल पाया गया। आगे चलते हैं। क्या था, बोथ डीएनए एंड आरएनए एबल टू म्यूटेट, दोनों में म्यूटेशन होता है। जो आरएनए होता है अनस्टेबल होता है, इसमें म्यूटेशन फास्टर रेट से होती है। ठीक, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए जो होता है डायरेक्टली प्रोटीन के सिंथेसिस में कोडिंग का काम करता है, जो अपने कैरेक्टर को इजीली एक्सप्रेस कर देता है। ठीक, जबकि डीएनए जो है ये डिपेंड रहता है आरएनए पे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ठीक, तो
इन सब डिस्कस से पता चलता है कि डीएनए और आरएनए दोनों काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, लेकिन जो डीएनए होता है बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर टू स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए जो डीएनए है ज़्यादा स्टेबल माना गया है, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए बेटर पाया गया। आरएनए वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक, और ये एसेंशियल होता है हमारे प्रोसेस के लिए, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक। ये सारी चीज़ें आरएनए के अराउंड होती हैं। आरएनए जो काम करता है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है। कैटालिटिक की वजह से रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। और आगे चलते हैं, हम लोग रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक। वाटसन और क्रिक ने जब अपना रेप्लिकेशन डीएनए या जब मॉडल दिया 1953 में, उन्होंने अपना एक नोट्स दिया वहाँ पे, इट इज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है स्कीम ये बताती है हमको ये कि टू स्टैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। दो स्टैंड जो हैं सेपरेट होते हैं और नए स्टैंड की सिंथेसिस करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल और वन न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होती है। रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक नया पेरेंटल होता है और एक डॉटर स्टैंड होता है। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहाँ से मिला? सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया एस्केरिया कोलाई में और हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट और ह्यूमन सेल हो गए। मैथ्यू मेजेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में। इन्होंने ग्रो कराया इकोलाई को अमोनियम क्लोराइड मीडियम कंटेनिंग, जिसमें जो नाइट्रोजन था हैवी नाइट्रोजन लिए, आइसोटोप जो था नाइट्रोजन का, ठीक। इन्होंने पाया क्या, जो नाइट्रोजन 50 वाला था न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में पाया गया, ठीक। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ नॉर्मल डीएनए। इस हैवी मॉलिक्यूल डीएनए को नॉर्मल डीएनए से कैसे डिस्टिंग्विश किया गया? तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करता है, फिर इनको ट्रांसफर किया सेल इनटू ए मीडियम विथ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। फिर इसे ट्रांसफ़र किया गया ऐसे मीडियम में जिसमें नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था और जो नाइट्रोजन का आइसोटोप था वो मॉलिक्यूलर वेट जिसका 14 था। एंड टुक ए सैंपल एट अ वेरियस डिफिनिट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाई। और बहुत सारे सैंपल लिए गए और ये देखा गया कि जब सेल डिवाइड करती है उनका डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए एक्सट्रैक्ट किया गया डीएनए को that remain as a double stranded helix. The various samples were separated independently on a cesium chloride gradient to measure the density of DNA. और बहुत सारे सैंपल को सेपरेट किया गया इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का उनकी डेंसिटी मेजर करने के लिए, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है। मैथ्यू मेजेल्सन का एक्सपेरिमेंट था ये। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 generation आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन 15 टू नाइट्रोजन 14 मीडियम आफ्टर 20 मिनट के बाद क्या पाया गया, क्योंकि ई कोलाई जो होती है डिवाइड करती है 20 मिनट में। तो पहला फिगर आप देखिए जो नाइट्रोजन 50 वाला था उससे 20 मिनट के बाद क्या मिला, रिजल्ट हमें क्या मिला, हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी मिला हमें डीएनए का, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है।
इसमें नाइट्रोजन 14 वाला भी पाया गया और 15 वाला भी पाया गया, जो हाइब्रिड कंडीशन मिली हमें। ठीक, कह रहा फिर सेकेंड जनरेशन के बाद जो डीएनए हमें मिला, ठीक, आफ्टर 40 मिनट, तो इसमें क्या हुआ, 50% लाइट पाया गया और 50% हाइब्रिड वाले डीएनए पाए गए। इक्वल अमाउंट पाया गया हाइब्रिड और लाइट डीएनए का। कह रहा वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ भी मिला। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को डिटेक्ट किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फावा पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसे फावा बीन्स भी कहते हैं। ऐसा किया किसने था, टेलर और उनके कलीग्स ने 1958 में। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूवन दैट द डीएनए इन ए क्रोमोसोम आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। जो क्रोमोसोम में डीएनए होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट करता है। मशीनरी और एंड द एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। क्या रहा, इन अ लिविंग सेल द ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट। रेप्लिकेशन के लिए एक सेट ऑफ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और इस एंजाइम को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। It uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide. जो एंजाइम था हाईली सफिशिएंट एंजाइम and have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide को in a very short time में। जो ई कोलाई होता है उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर एज कंपेयर टू ह्यूमन डिप्लॉयड, जो कंप्लीट करता है अपना रेप्लिकेशन को विद इन 30 मिनट। ई कोलाई, इसका मतलब जो हो गया एवरेज पॉलीमराइजेशन का जो रेट है 2000 बेस पेयर को 1 सेकेंड में पॉलीमराइज कर रहा है। और ये सिर्फ फास्ट ही नहीं होता है पॉलीमराइजेशन, बल्कि इसकी जो एक्यूरेसी भी होती है बहुत हाई होती है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है रेप्लिकेशन से तो तुरंत वो म्यूटेशन में आ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी उसमें, सडन चेंज हो जाएगा उसमें। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो रेप्लिकेशन है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसका दो काम होता है। पहला ये कि एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, और दूसरा जो ये काम ही करता है एनर्जी का भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन के लिए। कह रहा है इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे और भी एंजाइम पाए जाते हैं जो कंप्लीट करते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स। द टू स्ट्रैंड डीएनए कैन नॉट सेपरेट इन इट इंटायर लेंथ। जो दो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उन्हें पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो रेप्लिकेशन होता है स्टार्ट होता है विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉक। और जो पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, जिसकी पोलैरिटी 5:3 रहती है। ठीक, जो स्ट्रैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 3:5 होती है, इसमें जो रेप्लिकेशन होता है कॉन्टिन्यूस होता है। और जो दूसरा स्टैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 5:3 होता है, उसमें डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम से। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है अपने आप रेप्लिकेशन को नहीं स्टार्ट कर सकता है। और ये रेप्लिकेशन को रैंडमली किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं करता है। एक डिफिनिट रीजन पाया जाता है ई कोलाई ऑफ डीएनए जहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाए, ओरिजिन हो सके। ऐसे रीजन को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। It because of requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedure एक वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, जो वेक्टर का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। कह रहा है नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल।
In eukaryote, the replication of DNA takes place at the S phase of cell cycle. यूकैरियोट में क्या होता है? सेल साइकिल के S फेज में होता है. कह रहा है, a failure in a cell division after DNA replication result in a polyploidy, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है अगर सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद फेल्योर हो जाए तो. ये रेप्लिकेशन के लिए शो कर रहा है कंटिन्यूस फेज, पोलैरिटी जिसकी 3:5 है, और 5:3 में डिसकंटिन्यूस टेम्पलेट स्टैंड या पेरेंटल स्टैंड है, और अंदर साइड में न्यूली सिंथेसाइज या डॉटर